हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी टेक्निकल पाठशाला में। और आज से हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मशीन। आप सबको ये सब्जेक्ट सुनने के बाद बहुत डर लगता होगा, या फिर सब लोग सोचते होंगे अरे यार ये सब्जेक्ट तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। इतना लंबा सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन सा पार्ट पढ़े। सिंक्रोनस पढ़ते हैं तो इंडक्शन ख़त्म हो जाता है, इंडक्शन पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर ख़त्म नहीं होता, ट्रांसफार्मर तैयार करते हैं तो डीसी रह जाता है। मेरे साथ आप ये सब पढ़ेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जब मैं आपको कंप्लीट करा के ये सब्जेक्ट ख़त्म करूँगा उसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के लग जाएंगे। और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ आप मेरे साथ पढ़िए। आप अपने एग्जाम्स में वही लिखिए जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, पूरे मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। सब कुछ आपको अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा सिंक्रोनस मशीन, दूसरा पार्ट है इसका डीसी मशीन, थर्ड पार्ट ट्रांसफॉर्मर, लास्ट एंड फोर्थ वन इज इंडक्शन मशीन। ये 4 पार्ट हमको इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ने हैं। हम लोग शुरू करेंगे सिंक्रोनस मशीन से। मैं पूरी सिंक्रोनस मशीन आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कौन कौन से टॉपिक मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। किस किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कॉलेज के लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बताऊंगा। पूरी थ्योरी में आपको लिखवाऊंगा। ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी आप निकलवा सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो अब हम शुरू करेंगे सिंक्रोनस मशीन। पहले मैं लिखता हूँ कौन कौन से टॉपिक मैं आप लोगों को सिंक्रोनस मशीन में पढ़ाऊंगा, फिर एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों सिंक्रोनस मशीन। तो कोई भी मशीन बच्चों क्या काम करती है, थ्री इडियट्स में रेंचो ने बताया था जो भी चीज हमारा काम आसान करे उसको हम लोग मशीन कहते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को एक बार टॉपिक लिखवा देता हूँ। पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में पढ़ेंगे। 3 तरह के मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। इन तीनों की मैं प्रॉपर्टी आप सबको लिखवाऊंगा, इन सबका क्या क्या यूज है, क्यों इन इन मटेरियल्स को हम लोग यूज करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले टॉपिक लिख लेते हैं सभी। सेकंड टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसके बाद थर्ड टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। फोर्थ टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। फिफ्थ टॉपिक में जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो होगा आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर
सॉरी, इसको सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग बोलते हैं और उसी को हम लोग अल्टरनेटर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटर। सिक्स टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ रोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन, आर्मेचर रिएक्शन, 11th में आप लोगों को पढ़ाऊंगा हंटिंग। तो इतना पहले आप लोग बच्चों नोट करिए, इसके बाद मैं आपको और लिखवाता हूँ, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं इसका आपको आगे का लिखवा देता हूँ। इलेवेंथ में आपको पढ़ाऊंगा पैरेलल ऑपरेशन, ऑफ एन अल्टरनेटर। हम लोग पैरेलल में क्यों अल्टरनेटर या कोई भी जनरेटर, कोई भी मशीन अपनी पैरेलल में क्यों चलाते हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा। 12th में पढ़ाऊंगा आपको लैंप मेथड। 13 में आपको पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। क्यों हमको सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। 14th में आपको पढ़ाऊंगा डैम्पर वाइंडिंग। 15th में आपको पढ़ाने वाला हूं स्लिप टेस्ट। 16th में आपको पढ़ाने वाला हूं मेथड्स टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन। और इसके बीच में जो एक दो टॉपिक्स और होंगे जो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, वो मैं आपको जब ये सब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा। मेनली हमको सिंक्रोनस मशीन में इतना कुछ पढ़ना है। जब मैं आपको ये सारे टॉपिक पढ़ा दूंगा बच्चों, आप एक बार रिवाइज कर लें सब कुछ, बाकी आप मेरे साथ रोज का रोज पढ़िए। एक एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, रोज रोज क्वेश्चन लगाइए। जब ये सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाइए, एई का, जेई का, गेट का, जो आपको मन करे वो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, मैं इतना डीप आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। इसमें हम लोगों को पढ़ने हैं तीन टाइप के मटेरियल। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग मटेरियल, सेकंड है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, और बच्चों थर्ड वन है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल। बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में हमको ये तीन तरह के मटेरियल पढ़ने हैं। कंडक्टिंग मटेरियल में हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिंग मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है।
मैग्नेटिक मटेरियल में हम लोग पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, इन सबकी प्रॉपर्टी के बारे में। इंसुलेटिंग मटेरियल की हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे। तो शुरू करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल से। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कंडक्टिंग मटेरियल। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो हमारे वो मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पहले लिख लेते हैं। कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो कंडक्टिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक इंपॉर्टेंट सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल मस्ट बी हाई। सेकंड प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टर मस्ट बी malleable। कंडक्टर, एक सेकेंड, कंडक्टर शुड बी डक्टाइल। फोर्थ वन, कंडक्टर शुड welded easily। conductor must be shoulderable। and copper and aluminium are the conducting materials which are used in machines। तो कंडक्टिंग मटेरियल की ये सारी प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो उसकी मजबूती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल से हमको करंट पास कराना है, और जिस मटेरियल से हमको करंट पास कराना है अगर वो मजबूत नहीं होगा तो उसमें ज़्यादा हीट होने के कारण वो टूट जाएगा। तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। डक्टाइल का मतलब है, कंडक्टर डक्टाइल होने का मतलब है कि इसको हम किसी भी उससे थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस मटेरियल को हम एक थिन वायर मतलब बहुत पतले फॉर्म में बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग मटेरियल हमारा डक्टाइल होना चाहिए। मैलिएबल का मतलब है कि हम उस मटेरियल को शीट की फॉर्म में, थिन शीट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लें। मतलब उसको अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल को पीट पीट के बहुत पतली शीट अगर बना लेते हैं तो वो मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको हम। और किसी पतले फॉर्म तार में बना लेते हैं उसको हम डक्टाइल बोलेंगे। मटेरियल शुड वेल्डेड इजीली। अगर कभी हमारा कंडक्टर टूट जाता है तो ऐसा तो है नहीं पूरा तार हम लोग बदल देंगे, तो उसमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम उसको सोल्डरिंग करके, वेल्डिंग करके उसको इजीली हम दोबारा से कनेक्ट कर लें। तो वो वेल्डेड होना चाहिए, सोल्डरेबल होना चाहिए। और जो हमारे इंपोर्टेंट कनेक्टिंग मटेरियल्स हैं वो हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। इन दोनों के अपने अपने यूज है। कंडक्टर जो है हमारा वो बहुत अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन इसका जो वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो हाई होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, वो ये फिफ्थ वन में ऊपर लिख देता हूँ, जो कि है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल मस्ट बी लो। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो बहुत कम होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R नॉट
वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये जो एल्फा है ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ये इसका फॉर्मूला है। तो ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है हमारा, ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल का बहुत कम होना चाहिए, लेकिन जो कॉपर का है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो लो होता है, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कंडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। अब आइए कॉपर और एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो ये थोड़ा सा जानते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में। जो कॉपर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, वो हमारा नॉर्मल कॉपर ना होके हार्ड ड्रॉन कॉपर होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर। अब कॉपर और हार्ड ड्रॉन कॉपर में अंतर क्या है कि हार्ड ड्रॉन कॉपर जो हमारा है, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड ड्रॉन कॉपर इज वेरी हाई ऑन कंपैरिजन टू नॉर्मल कॉपर वायर। नॉर्मल कॉपर से हार्ड ड्रॉन कॉपर की जो हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, जो हमें मशीन में लगाने से फायदा मिलता है। ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर इज वेरी हाई, लेस अवेलेबिलिटी एंड हाई कॉस्ट। अब कोई भी चीज अगर कम है तो उसकी कीमत तो ज्यादा होगी होगी, तो ठीक है। लेस अवेलेबिलिटी होने की वजह से हैवी वेटेड, ये हैवी वेट होता है एल्यूमिनियम के हिसाब से एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। वाइंडिंग्स जो बनाते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में या किसी मशीन में, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर से हमारी बनती है। वाइंडिंग्स वी आर मेड इन मशीन वी यूज हार्ड ड्रॉन कॉपर। ये हो गया हमारा कॉपर के बारे में। ये कॉपर की सारी प्रॉपर्टीज हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है कॉपर का वो हमारा हाई होता है, ये डिसएडवांटेज है हमारे लिए। लेस अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज है। कॉस्ट ज्यादा है तो हम लोग उतना इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हैवी वेटेड है, ये अच्छी बात है। कॉपर, एल्यूमिनियम थोड़ा भारी है, वाइंडिंग में यूज होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर में। एल्यूमिनियम के साथ दिक्कत क्या है, एल्यूमिनियम जो है हमारा, एल्यूमिनियम इज लेस कंडक्टिविटी। एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है कॉपर से, और एल्यूमिनियम को हम लोग थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये डक्टाइल नेचर का नहीं होता है। तो ये बच्चों हमारा हो गया कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपका क्लियर करूंगा डाउट। इसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स पे।
मैग्नेटिक मटेरियल हमारे बच्चों वो मटेरियल्स होते हैं जिनको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। सेकंड वन, मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। द मटेरियल which can be magnetized easily is called magnetic material। अब ये होता क्या है बच्चों, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल contains dipole and when the dipoles are aligned in the same direction, the material is said to be magnetized। मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों हमारे क्या होता है, इसमें हमारे डाइपोल्स होते हैं। डाइपोल्स का मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में लाइक दिस, जैसे कि हमारा ये है, तो इसमें हमारे डाइपोल्स हैं। ये सारे डाइपोल्स अगर किसी सेम डायरेक्शन में हैं, ये अगर इस तरीके से हैं, तो हम इसको बोलेंगे मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है। अब इसके 3 टाइप होते हैं बच्चों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहीं पर मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और लास्ट और थर्ड वन है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 तरह का आपके मैग्नेटिक मटेरियल होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एक एक करके आइए जानते हैं इन सब के बारे में हम लोग। तो पहला है बच्चों हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे वो मटेरियल है बच्चों जिसमें the material which can be magnetized by the application of weak magnet। होता क्या है, घर में आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक चुम्बक कहीं रख दो आप उसके आसपास में, तो एक दूसरे चुम्बक को अगर आप लेके जाएंगे तो वो चुम्बक या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी उससे। ठीक है।
तो ये जो है वो क्या हो रहा है, दूसरी चुंबक अगर हम उसके पास लेके जा रहे हैं उसको हमने नाम दिया है वीक मैग्नेट। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को हम उसके पास लेके जा रहे हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। उसके द्वारा हम मैग्नेटिक मेटल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर हमने मैग्नेटिक मेटल हटा लिया, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें कोई भी मैग्नेटिक वो हम लोगों ने नहीं लगाया हुआ है तो ये अपने सेम डायरेक्शन में रहेगा। और अगर इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर ये रिपेल करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब हम इसको हटा लेंगे तो ये अपना नॉर्मल उसी स्टेट में आ जाएगा, फिर ये ना हिलेगा ना कुछ होगा। अब होता क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, इसका नाम है काई, इसको हम बोलते हैं काई। तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल की जो काई की वैल्यू होती है वो होती है -10⁻⁻⁵, और इस टर्म को हम नाम देते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी की डिफाइन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। ससेप्टिबिलिटी it is the ability to get, एक सेकेंड, susceptibility to get magnetized the material। ससेप्टिबिलिटी किसी भी मटेरियल की वो क्षमता होती है जिससे हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायमैग्नेटिक में आपको एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो हमारी होती है 10⁵ to 10⁻⁻⁵। बी जो होता है हमारा वो होता है μ0 μr/h। ये है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। μ0 is constant, that is 4 × 10⁻⁻⁷ Henry per joule। अब बचा μr, that is called relative permeability। रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के वो हमेशा कम होती है, लेस देन 1। दिस इज आल्सो वन इम्पोर्टेंट thing to remember, that is the relative permeability of diamagnetic material is always less than 1। second one is the value of chi is 10⁻⁻⁵ and okay, the next one is paramagnetic material। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों सबको? डायमैग्नेटिक मटेरियल तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा बच्चों टाइम हमारे पास कम है, फॉर्म आने वाला है यूपीपीसीएल का, आज से हमने सिलेबस शुरू करा है, थोड़ा सा तेज मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ छोड़ूंगा या बीच में छोड़ के मैं आप लोगों को चला जाऊंगा। आप मेरे साथ पढ़िए, आपके सारे सब्जेक्ट के साथ सिलेबस के सारे सब्जेक्ट में कवर करूंगा, सब नोट्स में आप लोगों को दूंगा, PYQ यहाँ पे मैं लगवाऊंगा। बाकी कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और दूसरा मटेरियल है हमारा बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा बच्चों, जब इस पे हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो इसमें जो डाइपोल्स हमारे होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे। अगर मान के चलो इस पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने नहीं लगाया तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, इस तरीके से ये होंगे विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हुआ, हमने इसको मैग्नेटाइज किया, तो मैग्नेटाइज करने पे क्या होगा बच्चों, जो हमारे डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में हमारे आ जाएंगे। एक डायरेक्शन में जब हमारे डाइपोल सारे आ गए
एक सेकेंड बच्चों, रुकिएगा जरा। हाँ, तो जब हम इसको कर देंगे, इस पे हमने एक्सटर्नल फील्ड अपना अप्लाई किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद, अगर हम लोगों ने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई नहीं किया है तो जो हमारे डायपोल्स हैं वो हमारे रैंडम डायरेक्शन में रहेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, ये हमारे रैंडम डायरेक्शन में घूमेंगे। अब हमने इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया तो हमारे डायपोल सारे एक डायरेक्शन में आ गए। एक डायरेक्शन में जब हमारे डायपोल्स आ गए, फिर हमने क्या किया कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको हटा दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे वो डायपोल्स हैं वो प्रेजेंट तो हमारे रहेंगे, लेकिन फिर से ये दोबारा से क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम हो जाएंगे, फिक्स नहीं रहेंगे। अब इसमें जो हमारी काई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 10 टू द पावर -5, मतलब यहाँ पे हमारी काई की वैल्यू पॉजिटिव है, और रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 1 से। तो ये दो चीज जो है ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, डायमैग्नेटिक से भी पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक से भी पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है। अभी जो एनएचपीसी का आप लोगों का एग्जाम हुआ है उसमें एक सवाल पूछा गया कि कौन सा मटेरियल है, तीनों ऑप्शन आपको दिए गए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एक चौथा और कुछ था XYZ। इसमें आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी वैल्यू 1 से, रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 से थोड़ी ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इसका आंसर था बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अभी मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाता हूँ तब आपको ये समझ में आएगा, तब तक आप देख लीजिए। बाकी इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया, ये सब आप जो ऊपर लिखा है ये सब छोड़िए, इन दोनों चीजों पर ध्यान दीजिए। डायमैग्नेटिक की जो हमारी काई की वैल्यू मैं आपको आगे चल के डिफरेंशिएट करके तीनों का लिखवा दूंगा, अभी मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। समझ आ रहा है बच्चों? कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई डाउट आ रहा है तो भी कमेंट में पूछिए, समझ आ रहा है तो थोड़ा सा बता दीजिए समझ आ रहा है। अब आ गया थर्ड वन हमारा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे कौन सा मटेरियल है, अगर हम एक्सटर्नल आई एम सॉरी, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम किसी एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया और फिर वो हमने हटा दिया, उसके बाद भी हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसकी डिफाइन आप लोग लिख लीजिए, द मटेरियल which are magnetized after the removal of external magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो भी हमने दिया हुआ है अगर हम उसको हटा देंगे, उसके बाद भी जो हमारे डायपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और प्रेजेंट रहेंगे। ये हमने किसी को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया तो ये डायपोल्स इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, उसके बाद भी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, तब भी ये डायपोल्स जो है हमारे सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे, इनका डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ठीक है। अब इसकी जो काई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 10 टू द पावर 5। इसका मतलब वो वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू इसमें होती है मच मच ग्रेटर देन 1। अब बच्चों ये आपका पहला टॉपिक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल लगभग खत्म हो चुका है। आपको जो इस टॉपिक में याद रखने वाली चीजें हैं, मैंने आपको तीनों टॉपिक पढ़ा दिए।
डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं आपको डिफरेंशिएट करके बस 3 कंक्लूजन यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा। आपको किसी भी जॉब के लिए जो आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उतना याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसमें जो 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 आपको पेपर के लिए याद रखना है वो मैं अब आपको कंक्लूजन में लिखवा देता हूँ, आप बस उसको पढ़ें, उसको याद रखें। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे 3 में कॉलम बना देता हूँ। पहला मेरा हो गया डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ तीनों का, आपको सिर्फ वही याद रखना है। जब भी आप लोग पेपर के लिए पढ़ेंगे तब आप सिर्फ ये चीजें याद रखेंगे। बाकी अब जो कॉलेज वाले बच्चे हैं जिनको एग्जाम में अपने पेपर में लिख के आना है, तो आप इतना लिखाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम नंबर देके टीचर आपकी कॉपी बंद कर देगा। तो आप वो सब भी लिखिए, लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो जो जरूरी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो ये जो काई है ससेप्टिबिलिटी है डायामैग्नेटिक की, हमारी होती है -10⁻⁻⁵। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि नेगेटिव होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। अब आइए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे, तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो होती है 10⁻⁻⁵ एंड रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक, अब आगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इसकी में जो काई की वैल्यू हमारी होती है वो होती है कंप्लीटली पॉजिटिव एंड वेरी मच ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। रिलेटिव परमेबिलिटी इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो जो बच्चों मैंने आपको बताया एग्जाम में जो एनएचपीसी में क्वेश्चन आया था वो आपका क्वेश्चन था यहाँ से। क्वेश्चन था कि कौन सा हमारा ऐसा मटेरियल है जिसमें रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, होती पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, बस थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी उनसे। तो वो ये होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का आंसर था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये खत्म करते हैं। बस एक थोड़ा सा टॉपिक इसमें मैंने छूट गया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक मटेरियल और हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स, इसको बोल लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें बस बच्चों आप इतना समझ लीजिए कि जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड कराया उसके बाद ये डाइपोल्स हमारे इस डायरेक्शन में अलाइन हुए, लेकिन जब हमने डाइपोल अपना हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने हटा दिया, उसके बाद भी ये प्रेजेंट तो रहेंगे। जैसे ये है, ये है, तो ये इस तरीके से बन जाता है, लेकिन इसमें होगा क्या वो मैं आपको भी बताता हूँ। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव मान लीजिए, ये नेगेटिव या पॉजिटिव मान लीजिए, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, नेट कैंसिलेशन इसका जीरो नहीं होगा। इस मटेरियल के से अगर क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिलेगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है इसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो बच्चों ये यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की जो बच्चों हम लोग कोर बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एक तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वेरी मच हाई। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन की ट्रांसफॉर्मर की कोर को बनाने के लिए। इसके साथ आप लोगों का मैग्नेटिक मटेरियल खत्म हो चुका है। अब मैं आपका शुरू करूंगा इंसुलेटिंग मटेरियल। आप इसका फोटो ले सकते हैं, आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके फोन में आप रख सकते हैं, कभी भी चलते फिरते आप बस देखिए, आपको इतना याद रखना है, इतना आप तैयार करिए। बाकी एग्जाम में इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बस इन तीनों में से आएगा, बाकी इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल।
अब इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे वो मटेरियल्स हैं जिनका हम वहाँ वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा करंट फ्लो ना हो। तो जब हमको करंट फ्लो नहीं कराना है तो इसका मतलब आप सबको पता है कि इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। जहाँ रेजिस्टेंस हाई होगा वहाँ करंट कम होगा, क्योंकि आप सब लोग ओम्स लॉ से जानते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम लोग चाहते हैं करंट हमारा कम है तो हम लोगों को रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ बच्चों। इंसुलेटिंग मटेरियल की हमारी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। सेकंड प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सॉरी स्ट्रेंथ इज ऑल्सो हाई। थर्ड है डाई इलेक्ट्रिक लॉस इज लो। लॉस तो किसी भी चीज में कम होने चाहिए, लॉस ज्यादा हो जाएंगे इसका मतलब हमारी पावर वेस्ट होने लगेगी। अगर हम किसी चीज को पावर हम लोग दे रहे हैं और लॉस हमारे ज्यादा हो जा रहा है तो एनर्जी जो हमको यूज होनी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट हो जा रही है। तो करंट हमारा कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो ओवरऑल जो हमारी पावर है वो ट्रांसमिट ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से लॉस जो है वो हमारा कम होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑल्सो हाई and dielectric loss is low, resistance must be high and non hygroscopic। हाइग्रोस्कोपिक का जो मतलब है बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक इसका मतलब है मटेरियल, एक सेकेंड, मटेरियल doesn't absorb moisture। होता क्या है कि हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जैसे मान के चलिए हमारे इंसुलेटर्स लगे रहते हैं, अगर वही कंडक्टिंग हो जाएंगे तो इंसुलेटर हमारे किस लिए लगाए जाते हैं, जो पोल पे हम लोग इंसुलेटर देखते हैं वो हमारे इंसुलेटर लगाए जाते हैं ताकि उस चीज में करंट फ्लो ना हो और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा ना हो, ठीक है। जब हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल ही कंडक्टिव हो जाएंगे तो फिर हम, अब कोई भी चीज हमारी मशीन है उसका बाहर का मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि अगर हम उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आ भी जाए तो हमको शॉक ना लगे। अब अगर वही कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग हो गया इंसुलेटिंग मटेरियल तो हमको शॉक लगेगा। प्लस नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, नमी ना आए उसमें, क्योंकि वाटर इज द गुड सोर्स ऑफ लाइक कंडक्टिंग मटेरियल। तो वाटर अगर उसमें आता है, मॉइस्चर आता है तो वो कंडक्टिंग हो जाएगा, तो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, ठीक है, डजंट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और एक इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, हाई थर्मल स्टेबिलिटी। सिक्स्थ है हमारा केमिकल रेजिस्टेंट। केमिकल कोई भी रिएक्शन हो के ऐसा ना हो कि आपस में केमिकल रिएक्शन हो जाए और वो कंडक्टिव हो जाए, कुछ भी करके हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल ही होना चाहिए, कंडक्टिंग इसको नहीं होना चाहिए। उन सारी प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी, केमिकल रेजिस्टेंट। एंड ये लिख सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस फ्रॉम कोरोजन, जंग ना लगे उस पर, एंड वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा हिले डुले ना, वरना मशीन एक जगह आराम से, हम मान के चलो घर में मिक्सी यूज करते हैं, वो एक जगह पे रह के चले तब तो ठीक है। अब हम लोग उसको चला रहे हैं, वो नीचे गिर जाए, इधर उधर उछल के इधर कहीं हो जाए तो वो मिक्सी का कुछ यूज तो बचा नहीं। तो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे वही मटेरियल, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जिसमें कंडक्टिंग करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, लॉस एकदम कम होने चाहिए,
नॉन हाइग्रोस्कोपिक, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, केमिकल रेजिस्टेंट। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंट का मतलब है मशीन है हमारे, इसमें ऑयल भी होता है, वायर भी होते हैं, तो आपस में कुछ ऐसी रिएक्शन ना बन जाए कि जिससे वो चीज़ कंडक्टिंग हो जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो पार्ट है स्टेटर रोटर सिर्फ वो कंडक्टिंग अपना कर रहे हैं, हर पार्ट उस मशीन का कंडक्टिंग नहीं हो जाए, वरना हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और मशीन में लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। एडी करंट लॉस इसी से बढ़ता है, अगर आपस में मशीन कोई रिएक्शन कर ले उसी को हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम कोरोजन एंड वाइब्रेशन, उसमें जंग ना लगे, जंग लगने से भी हमारी मशीन खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 तरीके के मटेरियल, कंडक्टिंग, मैग्नेटिक एंड इंसुलेटिंग। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे मुझे लगता नहीं है कोई क्वेश्चन आएगा। बाकी आपके लिए सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाई है, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल में, चाहे मैग्नेटिक मटेरियल में, चाहे वो इंसुलेटिंग मटेरियल में, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। तो एक टॉपिक जो है हम लोगों का खत्म हो चुका है, जो है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो पहला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। मैं आप लोगों से फिर से ये बात बोल रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, डे बाय डे पढ़िए। टाइम हमारे पास कम है, लेकिन आपका सिलेबस में पूरा पढ़ाऊंगा, नोट्स में आपको पूरे दूंगा, आपके PYQs में सारे लगाऊंगा। जो जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने इसमें कंक्लूजन में आपको तीनों चीज करा के बताई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, उसका स्क्रीनशॉट आप अपने फोन में रखिए। जब भी आपको टाइम मिले बस उसको दिन में एक बार देख लीजिए, उसको याद रखिए। अब आइए दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। बच्चों मशीन क्या है? मशीन हम लोग बोलते हैं, मशीन जो है वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, जनरेटर भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। मशीन, इन दोनों चीजों को हम लोग साथ में बोलते हैं, वरना अगर हमको इंडिविजुअल बोलना है तो हम डायरेक्ट जनरेटर बोलेंगे या हम लोग मोटर बोलेंगे। मशीन अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं तो वो जनरेटर मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जनरेटर में सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर इसको हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। पहले मैं आपको इसकी डिफाइन लिखवा देता हूँ। Alternator is a device which converts mechanical energy into an electrical energy at a particular voltage and a fixed frequency। अल्टरनेटर का जो हमारा काम है वो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये आप सब लोगों को पता है। स्पेसिफिकेशन इसमें क्या है कि जो ये काम करेगा वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है, तो ये हमारा ये काम करता है। अब मैं आपको मोटर के बारे में मैं बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में
एनर्जी में कन्वर्ट करने का। जब मैं आपको सिंक्रोनस मोटर पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा। तो ये है हमारा मशीन का वो। अब मैं थोड़ा सा आपको सिंक्रोनस स्पीड के बारे में बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको भी अगर मेरे इसमें कोई डाउट आ रहा है, उनको लग रहा है कि थोड़ा मैं कम ज़्यादा लिखा रहा हूँ, तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे पढ़ सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं, अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं आप लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, मान के चलिए ये हमारे पास 4 पोल्स हैं। ठीक है, इसमें हमने 2 कंडक्टर रखे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग नाम दे देते हैं फिगर ए। अब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट पोल्स बाय 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अब हमने पोल घुमाए। यहाँ साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ हमारा हो जाएगा। इसके बाद अब ये यहाँ पे डॉट थे तो ये घूम जाएंगे, तो इसके बाद यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दोबारा से हमने रोटेट पोल्स अगेन बाय 90 डिग्री। फिर से यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ साउथ, और फिर से ये हमारा सेम पोजीशन पे डॉट ये आ गया। अब इसमें हमने क्या देखा, टोटल रोटेशन ऑफ पोल्स इज 180 डिग्री, लेकिन किसमें, मैकेनिकल। क्यों, क्योंकि ये चीज हमको घूमते हुए देखिए फिजिकली, जो चीज हमको फिजिकली दिखती है, कोई चीज अगर मशीन घूम रही है, अब जैसे ये मार्कर है, ये ऐसे करके घूम रहा है, तो ये आपको फिजिकली अगर दिख रहा है तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल एंगल। जो चीज स्पेस में घूम रही है, जो आपको नहीं दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल। टोटल रोटेशन या फिर चेंज इन करंट, इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ये दिखा, आप लोग इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अब अगर हम 4 पोल लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। अब हमने इसमें 4 पोल लिए हैं, तो 4/2 टू थीटा मैकेनिकल, 2 से 2, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एवरी एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। इस पे आपको न्यूमेरिकल कभी भी मिल सकता है, आपको पोल दे के ये पूछ लेगा
थीटा मैकेनिकल देगा इलेक्ट्रिकल पूछ लेगा, इलेक्ट्रिकल देगा मैकेनिकल पूछ लेगा। ये फॉर्मूला आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, वहां से आप इसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करिए। अब क्या हुआ, इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखें तो थीटा को हम लिख सकते हैं 2 पाई, नहीं एक सेकेंड, पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। टाइम के फॉर्म में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया आएगा ओमेगा ई p/2 ओमेगा एम। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब आपको पता है ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ। ठीक है, और p/2 एज इट इज। ओमेगा एम को हम स्पीड है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और बच्चों ये है हमारी एंगुलर स्पीड, तो इसको हम लोग स्पीड के टर्म्स में लिख रहे हैं क्योंकि हमको सिंक्रोनस स्पीड अपनी स्पीड के टर्म्स में निकालनी है। तो हम इसको लिखेंगे ns, सॉरी 2 पाई ns अपॉन 60। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इतना जो है हमारा ये है ओमेगा एम। अब 2 पाई से 2 पाई हमारा कट आ जाएगा, 6 2 12 120। अगर हम यहाँ से बच्चों ns निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा 120 f अपॉन p। ये बच्चों दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों का, इसलिए मैंने ये साथ में लिख दिए हैं दोनों फॉर्मूले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आप भी अपनी नोटबुक में जहाँ लिखे हैं इनको साथ में लिखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको एग्जाम में पोल्स दे देगा, स्पीड पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, पोल्स पूछ लेगा, ये भी दे देगा स्पीड भी। स्पीड और पोल्स देके फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी स्पीड देके पोल्स पूछ लेगा, पोल्स और फ्रीक्वेंसी देके स्पीड पूछ लेगा, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसको तैयार करें, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, आप लोग सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, ये जो आपका थीटा ई है ये है इलेक्ट्रिकल एंगल, थीटा एम इज द मैकेनिकल एंगल। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 इंटू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल एंड स्पीड इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। अब सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या है, ns, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 120 इज कांस्टेंट, 60 इंटू 2, ये कभी बदलने वाला नहीं है। पोल्स जो हम अपनी मशीन बनाएंगे, एक चीज मैं आपको बता दूं, पोल्स ये आप हमेशा याद रखिएगा आर ऑलवेज इवन। पोल कभी भी 3 5 7 9 ऐसे नहीं हो सकता है, वो आपके हमेशा इवन नंबर में होंगे। ठीक है, ये भी आपका कांस्टेंट होता है, ये भी आपका कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज कांस्टेंट। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट हो गई। इसी कांस्टेंट स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे, सिंक्रोनस स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी मशीन है जो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पे काम करती है, वो आपकी सिंक्रोनस मशीन है। प्लस बाकी मशीन जो हमारी हैं उसमें एक फैक्टर है स्लिप। एक क्वेश्चन आप हमेशा यहाँ इस पॉइंट से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनस मशीन में स्लिप हमेशा 0 होगी। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको सिंक्रोनस मशीन से आता है, कितने भी ऑप्शन हो, कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा हो, अगर वो आपसे स्लिप पूछता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बिना कुछ सोचे समझे 0 पे टिक लगाइए आप। सिंक्रोनस मशीन में स्लिप जैसा कुछ नहीं होता है, ना इसमें स्पीड वेरिएशन जैसा कुछ है, ना स्लिप जैसा कुछ है।
सिंक्रोनस मशीन अपने लिए जानी जाती है क्योंकि ये सिंक्रोनस मतलब कांस्टेंट स्पीड पे काम करती है। अगर स्पीड वेरिएशन हो गया तो इसमें और बाकी मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दूसरा, स्लिप इसमें हमेशा जीरो होगी। तो आपको ये दो चीज हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ये वाला चाहे आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में भी आपके इस फॉर्मूले से क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिल जाएगा, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये दो फॉर्मूले याद रखना मैंडेटरी है। इस फॉर्मूले से आपको जेई के हर एक पेपर में एक सवाल ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। कोई भी आप जेई का फॉर्म भरिए उसमें ये 2 नंबर आपके लिए दिला के जाएगा, ठीक है। तो आप अपना लिख लीजिए। ये था बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सिंक्रोनस स्पीड होती क्या चीज़ है, तब आप क्या आंसर देंगे कि स्पीड जो है हमारी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, उसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, तो उसी को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। मान के चलिए फ्रीक्वेंसी अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो उसको कांस्टेंट स्पीड कहेंगे हम लोग? नहीं। तो सिंक्रोनस स्पीड जो है वो हमारा होता है, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मशीन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टेटर पे हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारे स्टेटर की 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है। अब उसी को हम 3 फेज का सप्लाई भी देंगे, 3 फेज की हम लोग सप्लाई देते हैं। तो अगर हम किसी भी 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज की सप्लाई देंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो रोटेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा रोटेटिंग होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा स्टेशनरी होता है। तो इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसको हम इन शॉर्ट आरएमएफ भी लिखते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस 3 फेज वाइंडिंग, 1 2 3 फेज है, इनको हम सप्लाई दे रहे हैं 3 फेज से। जो हम 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देते हैं, उसके बाद मशीन के अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जिस स्पीड से वो रोटेट करता है, उस स्पीड को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। समझ आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। आपके 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखते हैं क्या शुरू करते हैं। कल आपकी क्लास सेम टाइम होगी, 11 बजे से 12 बजे के बीच में मैं आपकी क्लास लूँगा। आप लोग को उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आई हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके सारे डाउट मैं कमेंट में भी क्लियर करूँगा। आने वाले टाइम में मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा, अपना टेलीग्राम आईडी भी दूंगा, आप मुझे उस पर अपने डाउट पूछ सकते हैं। और जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है, इतना पढ़ने के बाद ये जो टॉपिक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन और इलेक्ट्रिकल मटेरियल या कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड से क्वेश्चन आया हो, वो क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं लगते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। जो टॉपिक मेरे से छूट जाता है, वैसे मैं एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो छूटे मेरे से, सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। कोई बच्चा सॉरी, अगर किसी को लगता है थ्योरी मैंने बहुत कम लिखाई है तो वो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें नोट्स देख सकते हैं। क्योंकि क्लास में अगर मैं थ्योरी लिखाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, जो कि आप लोग चाहेंगे नहीं, क्लास बहुत लंबी चले। आराम से ये चले और 5 मिनट में आपके और लूँगा। हर क्लास के बाद जितनी भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, उस हर एक क्लास के बाद मैं आपको एक कंक्लूजन लिखाया करूँगा, जो आप पहले पूरे नोट्स बनाएंगे,
उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें आप ये सब ऐड कर सकते हैं। जो मैं हर क्लास के बाद आप कंक्लूजन लिखाया करूंगा, वो सिर्फ कंक्लूजन आप लोग एक बहुत पतली सी कॉपी ले लूँ 10-5 रुपए की, उसके मैं लिखे हैं जो भी कंक्लूजन मैं आपको हर एक क्लास के बाद बता रहा हूँ। आज मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए, इन 2 टॉपिकों से मैं एक पूरी क्लास खत्म होने के बाद आपको कंक्लूजन लिखाया करूंगा। वो कंक्लूजन आप अपनी नोटबुक में पतली सी आप नोटबुक ले लीजिए 5-10 रुपए की, उसमें आप लिखें एज ए शॉर्ट नोट्स। उसको पढ़ के जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो सिर्फ उस नोटबुक को रिवाइज करें और क्वेश्चन लगाना शुरू करें। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लग जाएंगे। 5 मिनट में मैं आपको कंक्लूजन लिखवाता हूँ, फिर खत्म करते हैं क्लास। कंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इसका तो मैं आपको दे चुका हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। डायमैग्नेटिक मटेरियल, the value of chi is -10⁻⁻⁵, and the value of relative permeability is always less than 1. Second one is paramagnetic material, the value of chi is 10⁻⁵, relative permeability is slightly greater than 1. Third one is ferromagnetic material, the value of chi is 10⁵ and the value of relative permeability is much greater than 1. ये आपका हो गया फर्स्ट टॉपिक का कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, अब सेकंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। अब इसमें आप लोग लिख लीजिए पहला फॉर्मूला, NS is equal to 120F/P. F is the frequency, P is the number of poles, 120 is a constant, NS is equal to synchronous speed। ओके, एक आपका फॉर्मूला थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल, थीटा मैकेनिकल इज द मैकेनिकल एंगल। ठीक है बच्चों, ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो आज हमने बस पढ़ा सिंक्रोनस स्पीड का कॉन्सेप्ट, इनके बीच का रिलेशन, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनके फॉर्मूले, ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस इस पेज का, और एक पतली नोटबुक में हर क्लास के बाद मैं आपको एक कंक्लूजन लिखाऊंगा, उस हर कंक्लूजन को आप एक पतली नोटबुक में लिखिए। जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठे हैं तो सिर्फ उस पतली वाली नोटबुक को रिवाइज करिए, और जो आप कंप्लीट नोट्स बना रहे हैं उनको आप वीकली रिवाइज कर लीजिए। पतली वाली नोट्स आप अपने रिवाइज करें, क्वेश्चन लगाएं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाएं। अभी तो खैर शुरू हुआ है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो मेरे से पढ़ के और अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, फिर वो क्वेश्चन लगाएं, उनको जरूर एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आराम से साथ में मिलकर जितने भी एग्जाम आने वाले हैं JEE के या और भी जो एग्जाम्स है, सारी वैकेंसीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपके साथ कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं आपको ना बताऊं, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, 2-4 दिन में अभी आपको पढ़ा दूं, फिर मैं आपको नोट्स भी इसके लिंक दे दूंगा, आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप नोट्स पढ़िए, और यहाँ से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रोज के रोज मेरे साथ पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।